सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। बिहार एसएससी के सभी छात्र लगातार वेट कर रहे हैं कि गुरुजी पीवाईक्यू का क्लास जो है कब से स्टार्ट हो रहा है। बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मेरे मित्र, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी क्लासेज आज से स्टार्ट हो जा रही है। और मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, जितने भी पीवाईक्यू का सेट मैंने बताया था उन सभी सेट को हम लोग एकदम इत्मीनान से एनालिसिस करेंगे, कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं बस आप सबों से यही चाहूंगा कि आप सभी छात्र इस सेशन से लगातार जुड़े और साथ ही साथ अपना जो सपोर्ट है वो इस परिवार के लिए बनाए रखें। ध्यान में रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, A4 साइज में भी मिलेगा, और साथ ही साथ जो आपके बोर्ड सॉल्यूशन पीडीएफ होते हैं प्रत्येक क्लास के, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। ध्यान में एक और चीज रखना है कि सारी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी जिसका नाम द लॉजिकल साइंस है। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये पूछा जा रहा है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर क्या मिलता है। ऑप्शन है वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल, दूसरा है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल, और तीसरा है ग्लिसरॉल और अमीनो अम्ल, और चौथा है ग्लिसरॉल और अल्कोहल। क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स बाय लाइपेज गिव्स, यानी कि जब फैट का लाइपेज के द्वारा हाइड्रोलाइसिस होता है तो आपको कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। आप कहेंगे गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ। मतलब यही है, चला बिहारी भाषा में बोले तो क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि जो वसा है लाइपेज द्वारा इसका पाचन होता है, तो वसा लाइपेज की क्रिया से किस में टूटता है। तो आप कहेंगे गुरुजी ये तो हमको याद करना पड़ेगा। मेरे मित्र, याद करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने की जरूरत है। नो डाउट आप सभी इससे परिचित होंगे। क्या कहोगे आप सभी? आप कहेंगे गुरुजी ये हम लोग का पाचन तंत्र है। क्या है? हम लोग का पाचन तंत्र है, बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब मेरे मित्र, आप सबों को मालूम होना चाहिए कि आपके पाचन तंत्र का सबसे पहला और मुख्य भाग क्या है। आप सभी कहते हैं माउथ एंड माउथ कैविटी, जहां पे दांत है, जीभ है। किसी भी भोजन को अगर आप अपने पेट में डालोगे तो मुंह से तो गुजरना ही पड़ेगा। अब याद रखना यहाँ पे कि सर भोजन का पाचन प्रारंभ जो है, पाचन का प्रारंभ, या आप कह सकते हो कि पाचन प्रारंभ कहां हो जाता है, आपके मुंह में ही हो जाता है। और साथ ही मुंह में जो सलाइवा निकलता है, लार जिसको बोलते हो, वो भोजन को क्या करता है, सॉफ्ट बना देता है। और इस वजह से आपको सर भोजन को निगलने में परेशानी नहीं होती है। भोजन बहुत ही आसानी से कहां आ जाता है, तो सर पहले इस वाले पोर्शन यानी कि हमारे स्टमक में आ जाता है, अमाशय में आ जाता है। जैसे ही आप भोजन को सर निगलते हो चबाने के बाद, तो भोजन कहां आता है, अमाशय में आता है, स्टमक में आ जाता है। अब ध्यान देना, बहुत सारे लोग पेट को स्टमक बोलते हैं हमारे बिहार में, गलत है। स्टमक का मतलब क्या होगा, अमाशय होगा, इसको पेट नहीं कहेंगे हम लोग। अब यहां पे ध्यान रखना कि ये जो हमारा भोजन मुंह से अमाशय में आ रहा है, किसके थ्रू, सर ओसोफेगस के थ्रू। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रास नली। अब ध्यान रखना, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भोजन भोजन आपका मुंह से ग्रास नली के सहारे अमाशय में आया, तो ये कौन से गति के चलते आता है। तो भोजन जैसी, मान लो कि ये भोजन का लुगदी है, ये यहाँ पे गिरा, तो भोजन के जो ये लुगदी हैं ये जब नीचे आ रहे होते हैं चिल्ला, तो ध्यान रखना कि इसमें शिथिलन और फैलाव होता है। जैसे आप किसी चीज को निगलो तो आप पाओगे यहाँ उठ गया है, यहाँ झुक गया, यहाँ उठ गया, यहाँ झुक गया। इसको पेरिस्टेलिसिस मोशन कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो आपके ग्रास नली में भोजन को नीचे जाने के लिए क्या होता है, क्रमाकुंचन गति होता है। और इसी क्रमाकुंचन गति के चलते भोजन कहां आती है, अमाशय में आती है। अब याद रखने वाली बात यह है कि ये जो अमाशय है, यहां क्या मिलता है, जठर ग्रंथि मिलता है। क्या मिलता है, जठर ग्रंथि। और ये जठर ग्रंथि क्या स्रावित करते हैं, याद रखना, जठर रस स्रावित करते हैं, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। तो अगर आपसे कहीं पे ये सवाल कर लिया जाए कि गैस्ट्रिक जूस कहां से सेक्रेट्स होता है, आप सभी कहेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड से सेक्रेट्स होता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में भी क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। और याद रखना कि मुख्य रूप से पेप्सिन होता है। और ये पेप्सिन क्या करता है, आप कहते हैं सर प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। अब इसी जठर रस में क्या देखने को मिलता है, HCl भी देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, श्लेष्मा यानी कि म्यूकस देखने को मिलता है।
और मेरे मित्र ये HCl क्या है? आप कहेंगे सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कहाँ मिल रहा है? अमाशय में मिल रहा है। तो अगर हम इसको अमाशयी अम्ल कह दें तो कोई दिक्कत? तो कहीं पे अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से अमाशयी अम्ल कौन है, तो आप कहेंगे HCl। और जठर रस में क्या सब रहेगा? श्लेष्मा यानी कि म्यूकस, जो बलगम है उसी को हम लोग म्यूकस श्लेष्मा कहते हैं। चला, तो श्लेष्मा, HCl और पेप्सिन आपको कहां मिलेगा? स्टोमक में मिलेगा। अब देखो सोच करके कि भोजन को आपने यहां खाया और चबाने के बाद इसको निगला, तो ये कहां आया? अमाशय में। अमाशय में इसकी मुलाकात HCl से हो जा रही है। ये HCl भोजन को क्या कर देता है? सर भोजन को अम्लीय माध्यम में तब्दील कर देता है। अब मेरे मित्र ये जो अमाशय है ये किससे कनेक्ट होता है? छोटी आंत से कनेक्ट होता है। अब ध्यान देना कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाली संरचना, इस संरचना को हम लोग छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अब भोजन जैसे ही अमाशय से किस में आती है? छोटी आंत में आती है। मेरे मित्र इसकी मुलाकात कहां होती, किससे किससे होती है? तो लीवर के द्वारा स्रावित बाइल जूस, जिसको पित्तरस बोलते हैं, और साथ ही साथ पेनक्रियाज अग्नाशय के द्वारा स्रावित पेनक्रियाटिक जूस से होती है। मतलब भोजन जो अमाशय से छोटी आंत में आएगा तो उससे पहले उसको किससे मिलना होगा? सर बाइल जूस, जो कि लीवर से स्रावित होता है। याद रखना कि लीवर से क्या स्रावित होगा? आप सभी याद रखेंगे बाइल जूस, और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? पित्तरस। तो ये पित्तरस कहां से स्रावित हो रहा है? सर लीवर से। और ये जो पेनक्रियाज आप पीला संरचना यहां पे देख रहे हैं ये अग्नाशय है। और मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि अग्नाशय से क्या निकलती है? पेनक्रियाटिक जूस निकलती है, जिसको हम लोग अग्नाशयी रस कहते हैं। पेनक्रियाटिक जूस निकलती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? अग्नाशयी रस कहते हैं। मेरे मित्र भोजन का पाचन प्रारंभ बेशक मुंह से हो जाता है, लेकिन भोजन का संपूर्ण पाचन कहां पे होता है? आप सभी याद रखना, भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। और भोजन के संपूर्ण पाचन के लिए पूर्ण पाचक रस किसे बोला जाता है? पेनक्रियाटिक जूस को बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। तो अगर आपसे कहीं पे ये सवाल कर दिया जाए कि पूर्ण पाचक रस किसे कहते हैं, आप कहेंगे पेनक्रियाटिक जूस को। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस है, जो आपसे सवाल पूछा गया है कि लाइपेज क्या करता है, तो मेरे मित्र आप सभी याद रखेंगे कि पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा? तो पहला है एमाइलेज एंजाइम। पहला क्या है? एमाइलेज एंजाइम। दूसरा क्या है? सर ट्रिप्सिन एंजाइम। और तीसरा क्या है? तो आप सभी याद रखना, लाइपेज एंजाइम। मेरे मित्र ये जो एमाइलेज है ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देता है सर? ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है। और ये जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है सर? प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है। प्रोटीन को किस में? अमीनो एसिड में बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है। और ये जो लाइपेज है ये वसा को क्या करता है? तो आप सभी ध्यान रखना कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल में बदल देता है। ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल में बदल देता है। ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल में बदल देता है। तो सवाल आपसे वही है, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन पर डैश मिलता है। आप सभी कहेंगे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। अब ये लाइपेज कहां से स्रावित हुआ? आप कहेंगे पेनक्रियाटिक जूस से। पेनक्रियाटिक जूस क्या है? तो आप कहेंगे पेनक्रियास से स्रावित होने वाला। आप कहेंगे सर एक प्रकार का रस है जिसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं। अब पूर्ण पाचक रस क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि हमारे भोजन में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट उपस्थित होता है। अब जब भोजन को पचा रहा है हमारा पाचन तंत्र, तो जाहिर सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों को पचाना चाहिए। तो मेरे मित्र ये जो पूर्ण पाचक रस है, आप देख रहे हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट को भी पचा रहा है, प्रोटीन को भी पचा रहा है और वसा को भी पचा रहा है। इसीलिए हम लोग पेनक्रियाटिक जूस को क्या कहते हैं? आप सभी ध्यान रखना, इसको सर पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस सवाल को टैकल करेंगे तो हमें लगता है कि इसके साथ बहुत सारे सवाल और भी रिकॉल हो गए होंगे। उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब इस छोटे से सवाल को देखिएगा, ये क्या पूछ रहा है कि मात्रा यूटी चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आप सबों को आता है। अच्छा, हड़बड़ाना नहीं है यहाँ पे भाई साहब, बात किसकी की जा रही है? यूटी की। अच्छा, यू को अगर हम प्रारंभिक वेग कह दें तो आपको कोई दिक्कत होगा या कोनो चिंता होगा? तोरा चला है, यू को हम क्या कह दिए? प्रारंभिक वेग।
और टी को अगर हम समय कह दे तो कोई समस्या? आप कहेंगे बिल्कुल ही नहीं है। अब मेरे भाई ये बताओ कि वेग प्रारंभिक हो या अंतिम? आप सभी कहेंगे मीटर पर सेकेंड ही उसका यूनिट होगा। तो क्या हम इस प्रारंभिक वेग के लिए ये ना कह दें कि गुरुजी ये मीटर पर सेकेंड होगा और ये जो हमारा समय है इसके लिए हम सेकेंड लिखेंगे? अब चूंकि ये दोनों यहाँ पे यूटी लिखा हुआ है तो आप सभी कह सकते हैं गुरुजी इसको हम मीटर पर सेकेंड बटा, सर मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड कहेंगे। ये सेकेंड कट गया और मेरे मित्र ये मीटर है और आप सबों को मालूम है कि डायमेंशन फॉर्मूला में अगर हमें लेंथ को रिप्रेजेंट करना है तो एल से करेंगे, मास को रिप्रेजेंट करना है तो एम से करेंगे और समय को रिप्रेजेंट करना है तो टी से करेंगे। तो आपसे सवाल वही है कि मात्रा यूटी चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम क्या है? आप सभी कहेंगे सर एल। क्या है? एल। अब ध्यान रखना कि फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, राशियों के बीमीय सूत्र लिखते हैं। तो किसी भी राशि का बीमा सूत्र क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? हम सभी कहते हैं जब किसी भौतिक राशि को, ध्यान रखना कि जब किसी भौतिक राशि को m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c के रूप में लिखते हैं तो मेरे मित्र ये जो a b c है ये mlt के रूप में क्या होगा, उस भौतिक राशि की बीमा होगी। जैसे मेरे मित्र आप बल के लिए बीमीय सूत्र क्या लिखते हो, mlt टू द पावर -2। क्या लिखते हो? mlt टू द पावर -2। तो यहाँ पे जो बल है उसका बीमा क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर यहाँ पे m के लिए हम लोग mlt टू द पावर -2 लिखें तो पावर -2 है तो -2 कह सकते हैं। अब ये किस फॉर्मेट में? आप कहेंगे mlt टू द पावर -2 के फॉर्मेट में। अब मेरे मित्र अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा कि क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं जिनका आकार है। अब जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा, स्पेशली जब आप 11-12 में आते हो तो वहां पे आपको फिजिक्स पढ़ाई जाती है। तो फिजिक्स को बताया जाता है कि दो भागों में बांटा जाता है बेसिकली, एक क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। ध्यान में रखना कि जब भी हम लोग फिजिक्स के वर्गीकरण की बात करते हैं यानी कि भौतिकी के वर्गीकरण की बात करते हैं तो मेरे मित्र भौतिकी को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक हमारा क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स होता है, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा हमारा क्या होता है, याद रखना दूसरा होता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स। अब मेरे मित्र क्लासिकल फिजिक्स क्या होगा? आप सभी ध्यान रखना कि सन 1900 से पहले की जितनी भी खोजें थी वे सब क्या थी सर? क्लासिकल फिजिक्स था। 1900 से पहले मतलब आप इसको कह सकते हो प्री प्री 1900, प्री 1900, 1900 से पहले की जो भी खोजें हुई थी वो सब क्या थे? क्लासिकल फिजिक्स थे। अब मेरे भाई क्लासिकल फिजिक्स में 1900 से पहले किसकी खोज हुई? तो आप सभी ये ध्यान रखना कि अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, यांत्रिकी की बात करें, ठीक है, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? गति के बारे में पढ़ते हैं, गति के नियम के बारे में पढ़ते हैं, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, ये सब आपका मैकेनिक्स का हिस्सा है। तो मैकेनिक्स हो गया आपका, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, मैकेनिक्स, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, और उसके बाद क्या हो गया? तो आप सभी कह सकते हो ऑप्टिक्स है गुरुजी। ये सब ऐसे फिजिक्स के कंसेप्ट हैं जो 1900 से पहले से चलते आ रहा है, चाहे हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात करें या फिर किसी और मोशन की, किसी और लॉज की बात करें जो इससे संबंधित है। यांत्रिकी, तरल यांत्रिकी, उष्मा गतिकी, प्रकाशिकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये सब क्लासिकल फिजिक्स का हिस्सा है। इन सभी चीजों के बारे में सन 1900 से पहले से डिस्कस हो रहा है। लेकिन मेरे मित्र अगर हम लोग बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स की, तब वहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं? सापेक्षता के सिद्धांत यानी कि रिलेटिविटी की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं सर? क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स की बात करते हैं। हम लोग किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं। तो जो हम बात कर रहे होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स की, ये सब क्या होते हैं सर? ये सब 1900 के बाद चीजें आई है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। यानी कि जब हम मॉडर्न फिजिक्स में सिलेबस को देखेंगे तो हमें रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये सब चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो जब भी हम बात करेंगे फिजिक्स के कैटेगरीज की तो आप सभी ये समझेंगे कि गुरुजी भौतिकी को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक क्लासिकल और दूसरा मॉडर्न। 1900 से पहले की जो भी कंसेप्ट थी वो क्लासिकल, 1900 के बाद जो भी है वो मॉडर्न। अब क्लासिकल में और मॉडर्न में आपको क्या पढ़ना है ये क्लियर है। अब सवाल आपसे ये है
कि क्लासिकल भौतिकी के नियम इन कणों पर लागू होते हैं। मेरे मित्र, जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ हैं, रूल हैं, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे लागू होते हैं। और ऐसा वैज्ञानिकों का मान्यता है, आप सभी ये ध्यान रखना, ऐसा वैज्ञानिकों का मान्यता है कि इसमें जो पार्टिकल्स का साइज होता है, यानी कि कणों का साइज होता है, ठीक है, यहां पे मैं लिख रहा हूं कि इसमें जो कणों का साइज होता है, कणों का साइज होता है, वो क्या होता है? तो आप सभी याद रखना कि 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 टू 10 टू द पावर -8 से बड़ा होता है। यानी कि ये जो साइन लगा हुआ है, ये ग्रेटर का साइन है। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर संभव है कि ये 10 टू द पावर -7 से बड़ा हो, सॉरी 17 लिख दिए हैं चिल्ला, 10 टू द पावर -7 से बड़ा हो या फिर 10 टू द पावर -8 से बड़ा हो। तो मेरे मित्र, आपका जो ऑप्शन है उसमें है 10 टू द पावर -6 ग्रेटर देन 10 टू द पावर -6, फिर है ग्रेटर देन 10 टू द पावर -8, फिर है फिर है 10 टू द पावर -8 और फिर है आपका 10 टू द पावर -9। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी, जब हम क्लासिकल फिजिक्स में जो कणों के साइज होते हैं उसको या तो 10 टू द पावर -7 से ग्रेटर या फिर 10 टू द पावर -8 से ग्रेटर कह रहे हैं, और हमारे ऑप्शन में 10 टू द पावर -7 नहीं है, ग्रेटर देन 10 टू द पावर -8 है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो फिजिक्स का ये क्वेश्चन भी आप माइंड में रखिएगा, आपके लिए बेहद जरूरी है। हो सकता है कि अगर रिपीट करें या फिर एक बेसिक कंसेप्ट के लिए, आप सभी जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो कितने भाग में बटा हुआ? आप कहेंगे 2 भाग, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल में कौन आएगा? तो न्यूटन का जो लॉ है, न्यूटन का लॉ वगैरह जो है वो सब किस में आएगा? आप कहेंगे क्लासिक में आएगा। लेकिन अगर हम सापेक्षता के सिद्धांत की बात करेंगे, हम नाभिकीय भौतिकी की बात करेंगे, परमाणु भौतिकी की बात करेंगे, आप सभी कहेंगे सर मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में आएगा। देखिएगा इस सवाल को क्या कह रहा है कि कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, रोलिंग घर्षण इज ग्रेटर देन स्थैतिक घर्षण और स्थैतिक घर्षण इज ग्रेटर देन गतिज घर्षण। आप कहेंगे गुरुजी तो ऐसे ही हवा में उड़ा देगा। मेरे मित्र, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, आप सभी को बस एक छोटा सा कंसेप्ट यहां समझना होगा। ध्यान में रखेंगे आप सभी कि जब भी हम बात करेंगे किसकी? घर्षण की। जब भी हम किसकी बात करेंगे चला? घर्षण की। तो आप सभी को यह ध्यान रखना होगा कि घर्षण जो है भाई साहब वो एक प्रकार का बल है। घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। ये थोड़ा ज्यादा जूम हो गया, इसको यहीं पे रखते हैं, बस समझने का काम है हम लोगों को। घर्षण क्या है? एक प्रकार का बल है। अब ध्यान दो कि ये आदमी इस कार्टून या आप कह सकते हो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको खींच रहा है। तो आप कहेंगे खींच रहा है तब पुशिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। कहां खींच रहा है? सर इस सतह पर खींच रहा है। अब मेरे मित्र आप देख रहे हो कि जो फ्रिक्शन है वो इधर लग रहा है। तो ये जो यहाँ पे घर्षण बल है, ये जो यहाँ पे घर्षण बल है, ये आप क्या देख रहे हो कि दोनों ऑब्जेक्ट के सतह के एक दूसरे के संपर्क में आने से लग रहा है। तो मेरे मित्र पहला चीज तो याद रखना कि घर्षण बल क्या है? एक प्रकार का संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स है। घर्षण बल क्या है? एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स यानी कि संपर्क बल है। दूसरी बात, घर्षण बल किस प्रकार की बल होती है? तो देखो वस्तु में गति इधर होगी लेकिन घर्षण बल इधर लग रहा है, मतलब ये क्या करेगा? सर हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि सर वैसा बल जो वस्तु के गति का विरोध करता है, वैसा बल जो वस्तु के गति का विरोध करता है क्या कहलाता है? आप सभी कहेंगे गुरुजी घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये फ्रिक्शन तभी उत्पन्न होगा जब सतह में रुखरापन होगा। और याद रखना घर्षण बल कभी भी सर सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि घर्षण बल निम्न में से किस पर डिपेंड करता है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। घर्षण बल जो है ये सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण बल सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप सभी ये ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। मेरे मित्र प्रकृति का मतलब क्या हुआ? सतह अगर बहुत ज्यादा रफ है, मतलब खुरदरा बहुत है, रुखरा बहुत है, मतलब हम सड़क की बात नहीं कर, वो सड़क की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको सर राजधानी में देखने को मिलता है एकदम स्मूथ, बाइक में जर्किन नहीं लगती है। हम गांव के खरंजा की बात कर रहे हैं जहां पे बाइक चलाओ तो एकदम ऐसे ऐसे हैंडल हो रहा है। तो मेरे मित्र रफनेस और स्मूथनेस, तो यहाँ पे सीधा सा कनेक्शन घर्षण का किससे होता है? सतह के रुखरापन और सतह के चिकनापन से।
अगर सतह में रुखरापन ज्यादा है तो घर्षण ज्यादा होगी, और अगर सतह में चिकनापन ज्यादा है तो घर्षण कम होगी। अब ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो घर्षण होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला चीज, कोई वस्तु कहीं पे रखा हुआ है, अगर धक्का लगाओ वो हिला डुला नहीं, आप कहेंगे अस्थैतिक घर्षण के चलते वो वहां पे रुका हुआ है। दूसरा, आपने उसको धक्का लगाया और वो धीरे धीरे खिसक रहा है तो उसमें गति आया, इसको हम लोग गतिज घर्षण या सर्पी घर्षण कहते हैं। और मेरे मित्र तीसरा होता है कि आप किसी वस्तु को लुढ़का के ले जा रहे हो, जैसे कि बड़ा वाला सिलेंडर है उसको आप लुढ़का के ले जाते हो तो वो आसानी से चला जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो घर्षण है ये 3 प्रकार के होंगे। घर्षण कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। पहला कौन सा होगा? एस्थेटिक फ्रिक्शन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अस्थैतिक घर्षण। दूसरा, सर्पी या गतिज घर्षण आप कह सकते हो, इसको आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहोगे। और तीसरा आपका क्या होगा? लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब याद रखना आप सभी कि अस्थैतिक फ्रिक्शन का मान सबसे ज्यादा होता है, अस्थैतिक घर्षण का मान सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम होता है। यह बात ध्यान में रखना, मान क्या होता है? सबसे कम होता है। और ये जो सर्पी घर्षण है या गतिज घर्षण है ये बीच में होता है, इसका मान सर अस्थैतिक घर्षण से ज्यादा और आप क्या सॉरी अस्थैतिक घर्षण से कम, और ये लोटनिक घर्षण है वो सबसे कम होता है। अब मेरे मित्र यहाँ पे सवाल आपसे वही पूछा जा रहा है कि कार का एक पहिया जो सड़क पे चल रहा है, तो आप सभी कहेंगे सर अस्थैतिक घर्षण का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, अस्थैतिक घर्षण सबसे ज्यादा, गतिज घर्षण आप कहेंगे सर अस्थैतिक घर्षण गतिज घर्षण से ज्यादा होगा, और जो रोलिंग घर्षण होगा उससे गतिज घर्षण ज्यादा होगा। यानी कि सबसे कम घर्षण किसका? रोलिंग घर्षण का। यहाँ पे सबसे कम गतिज को बताया जा रहा है, गतिज अस्थैतिक। आप कहेंगे सर ले देखो ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर बी बच रहा है। तो जब भी हम घर्षण की बात करेंगे याद रखना कि ये वैसा बल है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी कहेंगे 3 प्रकार के। और ये किस पर डिपेंड करता है? आप कहेंगे सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि ध्वनि की गति और माध्यम का घनत्व के मध्य यह संबंध है। याद रखना कि जब भी हम साउंड की बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं, तो साउंड कब उत्पन्न होता है? तो आप सभी याद रखना कि कंपन के कारण उत्पन्न होता है, कंपन वाइब्रेशन के कारण उत्पन्न होता है। मेरे मित्र आप किसी भी चीज को पीटते हो तो उसके कणों में क्या होता है? वाइब्रेशन होता है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब फिजिक्स में जब हम लोग ध्वनि को पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि ध्वनि एक प्रकार की वैसी ऊर्जा है जो हमें सुनने की संवेदना प्रदान करता है। अगर पूरा मोहल्ला शांत हो जाए चिल्ला, तो आपको क्या लगेगा कि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, लेकिन वही चैं चू हल्ला होना शुरू हो जाए, तो ये वाइब्रेशन होता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स में भी वाइब्रेशन होता है, इसलिए हमारी आवाज निकल पा रही है। तो अगर आपसे कहीं पे ये सवाल कर लिया जाए कि हाउ इज द साउंड आर प्रोड्यूस्ड, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब ध्वनि वस्तु में कंपन के कारण उत्पन्न होती है। अब याद रखना कि जो साउंड की गति होती है, जो साउंड की गति होती है वो किस पर डिपेंड करेगी? क्योंकि अगर आप अपने आसपास में देखेंगे तो 3 ही माध्यम मिलेगा, या तो आप ठोस चीज को देखोगे, या फिर आप द्रव को देखोगे, या फिर गैस। ठोस द्रव गैस के अलावे और कोई चीज आपको नजर आता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो यही तो हमारे लिए माध्यम है, यही तो फिजिक्स में माध्यम है। और हमेशा ये याद रखेंगे कि साउंड भले ही कंपन के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन इसके गमन के लिए साउंड के गमन मतलब आने जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। यह बात ध्यान में रखना। साउंड के गमन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता, मीडियम की आवश्यकता होती है। और आप सबों को यह ध्यान रखना होगा कि माध्यम क्या होंगे? ठोस, द्रव और गैस। मतलब साउंड जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसे या तो ठोस मीडियम चाहिए, या फिर द्रव मीडियम चाहिए, या फिर गैसियस मीडियम चाहिए। अब मेरे भाई याद रखेंगे कि जब साउंड किसी मीडियम से जाएगी तब साउंड उस मीडियम के प्रत्यास्था और घनत्व पर निर्भर करेगी। और आपको यह ध्यान रखना होगा क्या कि ध्वनि की गति
ध्वनि की गति माध्यम, ध्वनि की गति माध्यम के प्रत्यास्था, ध्वनि की गति माध्यम के प्रत्यास्था, जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रत्यास्था तथा डी यानी कि घनत्व, ध्वनि की गति माध्यम के प्रत्यास्था तथा घनत्व डी या आप इसको रो भी कह सकते हो, घनत्व पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अब सर कैसे निर्भर करती है, यह भी तो बताना जरूरी है। हमने पहले आपको बताया कि साउंड जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो उसको मीडियम की आवश्यकता होगी, और मीडियम आपके पास तीन है, ठोस, द्रव और गैस। अब मैंने फिर बताया कि ये माध्यम के इलास्टिसिटी और घनत्व पर निर्भर करेगी। इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ, प्रत्यास्था, अपने परिवर्तन का विरोध करना। अब मेरे मित्र याद रखना कि जो ध्वनि की गति भी होती है वो किसके बराबर होती है, रूट अंडर ई बाई डी के बराबर होती है, या ई बाई रो के बराबर होती है, यानी कि ई फॉर इलास्टिसिटी, रो फॉर घनत्व। अब आप ये देख रहे हो कि सर जो साउंड की वेलोसिटी है वो रूट अंडर ई बाई रो है, तो क्या हम इसको ये नहीं कह दें कि सर ये जो भी है ये रूट अंडर ई के समानुपाती होगी, और साथ ही साथ ये जो भी है ये क्या होगी, आप कहेंगे सर रूट अंडर जो घनत्व है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। इस रिलेशन से तो हम यही निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना कि ठोस की प्रत्यास्था अलग होगी, द्रव और गैस की प्रत्यास्था अलग होगी। तो ठोस की प्रत्यास्था को अगर हम y माने तो v इक्वल टू सर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर y बाई रो। ठोस में चलेगा, द्रव और गैस की बात करेंगे वहां पे बल्क मॉड्यूलस लेंगे, बल्क मॉड्यूलस लेंगे तो रूट अंडर b बटा आप कहेंगे सर रो। तो किसी भी स्थिति में आप जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि जो साउंड की वेलोसिटी है, जो साउंड की वेलोसिटी है सर वो घनत्व के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। घनत्व के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। और यहां पे प्रत्यास्था के क्या होती है, आप सभी कहते हैं कि गुरुजी प्रत्यास्था के समानुपाती देख रहे हैं, और मेरे मित्र समानुपाती है मतलब प्रत्यास्था बढ़ेगा तो साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और यही कारण है आप सभी कहते हो कि गुरुजी ठोस माध्यम की प्रत्यास्था इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, तो भैया ठोस में साउंड की जो वेलोसिटी होती है वो भी ज्यादा होती है। ठोस में साउंड लगभग आप कह सकते हो कि 5000 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है, जबकि मेरे मित्र द्रव में तुरंत घट जाता है 1500 मीटर प्रति सेकंड। और जब आप गैस की बात करते हो तो 340 350 अलग अलग में अलग अलग डिपेंड करती है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि साउंड के प्रोपेगेशन के लिए जो मीडियम की आवश्यकता होती है, तो साउंड का प्रोपेगेशन उस मीडियम के इलास्टिसिटी और रो यानी कि डेंसिटी पर डिपेंड करता है, जो कि किसके बराबर होता है, तो v इक्वल्स टू रूट अंडर ई बाई रो। आप ये कह सकते हो कि सर जो हमारा साउंड का वेलोसिटी होगा वो किसके किसके बराबर होगा, आप कहेंगे v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट अंडर 1 बाई रो। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए बेहद जरूरी है और सवाल पूछे गए हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा कि बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास सर नैनोमीटर में क्या होगा। मेरे मित्र आप सबों को मालूम होना चाहिए कि अगर हम लोग बात करते हैं सर विजिबल लाइट रेज की, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जो विबग्योर है, जो विबग्योर है इसको हम लोग विजिबल लाइट रेज के रूप में देखते हैं। विबग्योर को किस रूप में देखते हैं, विजिबल लाइट रेज के रूप में देखते हैं। आपको मालूम है कि सर अगर हम व्हाइट लाइट को किसी ग्लास प्रिज्म से गुजारते हैं तो व्हाइट लाइट 7 रंगों में टूट जाती है, और ये 7 रंग हमारा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। मेरे भाई सवाल आपसे ये पूछा गया है कि बैगनी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का परास नैनोमीटर में क्या होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जितनी भी लाइट आपको यहाँ पे दिख रही है ये सब क्या है, विजिबल कलर है। क्या है, विजिबल लाइट है, या आप इसको क्या कह सकते हो, दृश्यमान प्रकाश कह सकते हो। क्या कह सकते हो, दृश्यमान प्रकाश। ये वैसे प्रकाश हैं या ये वैसे कलर हैं जिसको हमारी आंख महसूस करती है। ध्यान रखेंगे कि जो विजिबल लाइट रेज होती है इसके वेवलेंथ यानी कि इसका तरंगदैर्घ्य होता है। और मेरे मित्र हम लोग जब प्रिज्म में इसके डिस्पर्सन की बात करते तो क्या कहते हैं कि वायलेट का सबसे ज्यादा विक्षेपण होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, और रेड का सबसे कम विक्षेपण होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है। तो रेड की जो लेम्डा होती है वो क्या होती है, सर्वाधिक। याद रखना आप सभी कि तरंगदैर्घ्य को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेम्डा से। और जो वायलेट की लेम्डा होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है।
अब सवाल ये है कि सर बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में कितना होगा। तो मेरे मित्र याद रखना कि विजिबल लाइट रेज की जो तरंगदैर्घ्य होती है, विजिबल लाइट रेज की जो तरंगदैर्घ्य होती है यानी कि वेवलेंथ होती है, अगर हम लोग एंगस्ट्रम में बात करते हैं तो 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम के बीच होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं नैनोमीटर में तो सर याद रखेंगे 380 से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। 380 से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। चूंकि बैगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो इसका जो तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में होता है वो कितना होता है सर 380 से 450 नैनोमीटर। 380 से 450 नैनोमीटर। ये सारे 400 से 500 तो ब्लू का हो जाएगा और 500 से 575 570 किसका हो जाएगा ग्रीन का, अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो। और 620 से 780 आप कहेंगे रेड का हो जाएगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो विजिबल लाइट रेज है उसका तरंगदैर्घ्य का रेंज क्या होता है। आपसे एंगस्ट्रम में पूछा जाए तो 4000 से 7000 एंगस्ट्रम, और अगर नैनोमीटर में पूछा जाए तो 380 से 750 नैनोमीटर। ऐसे मेरे मित्र याद रखना आप सभी ये ध्यान रखना कि जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ एंगस्ट्रम में मापा जाता है। और आप सभी ये याद रखेंगे कि एक एंगस्ट्रम इक्वल टू कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और ध्यान रखना कि अलग अलग रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो क्या होता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे। और मे बी अगर ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को निम्न में से किस में मापा जाता है, तो ये जो हम लिखे हैं इसको एंगस्ट्रम पढ़ते हैं। और आप सभी याद रखना है कि एंगस्ट्रम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होगा। विजिबल लाइट की यानी कि दृश्यमान प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परिसर आप कहेंगे 380 से 750 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रम। ये ध्यान में रखेंगे। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होगी, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य आप कहेंगे न्यूनतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु, प्रिज्म। क्या होगा इसका उत्तर। मेरे मित्र आपका क्वेश्चन है कि रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु, प्रिज्म। तो आप सभी ध्यान रखना कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ये रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए बेहद उपयोगी होता है। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो ये संरचना देख रहे हो इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। और इसी को हम लोग प्रकाशिक तंतु भी कहते हैं, याद रखना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक तंतु भी कहते हैं। अच्छा, एक सिंपल फिनोमिना है, आपने कई बार फिजिक्स में अगर प्रकाश चैप्टर पढ़ा होगा तो इस चीज को समझ रहे होंगे कि प्रकाश जब भी गति करती है तो एक सीधी रेखा में गति करती है। प्रकाश जब भी गति करती है तो सीधी रेखा में गति करती है। और प्रकाश की इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं सर, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान रखना कि जब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगी और हमें किसी वैसे जगह पे प्रकाश को पहुंचाना होगा जहां पे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, तब तो प्रकाश वहां नहीं जा पाएगा। मेरे मित्र बिल्कुल आप सही सोच पा रहे हैं। प्रकाश का कंसेप्ट है कि वो सीधी रेखा में चलेगी, लेकिन जब हमें किसी टेढ़े मेढ़े जगह पे ले जाना होगा तब हमें किसका सहारा लेना होगा, प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का सहारा लेना होगा। सर ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, यानी कि प्रकाशिक तंतु में क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के घटना के चलते जो प्रकाश की किरणें होती है वो जिगजैग लाइन में भी क्या होती है सर, मतलब आप कह सकते हो पास हो जाती है। तो जब हमें प्रकाश को किसी टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजारना होता है तब हम किसका सहारा लेते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का सहारा लेते हैं। आप लोगों में से किसी का अगर इंडोस्कोपी वगैरह हुआ होगा, खास करके अपर मतलब मुंह के थ्रू पाइप डाल करके अगर आपके स्टमक का जांच हुआ होगा तो आप देखे होंगे कि एक पाइप आपके गला के अंदर घुसाया जाता है। मेरे मित्र पाइप तो टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या प्रकाश जब रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में चलेगा तो क्या उस टेढ़े मेढ़े पाइप से जो प्रकाश है वो जा पाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन जा सकता है। कैसे? ऑप्टिकल फाइबर के सहारे।
ऑप्टिकल फाइबर के सहारे, प्रकाशिक तंतु के सहारे हम प्रकाश किरणों को वैसी जगह भी ले जा सकते हैं जहां पे रास्ता क्या है, सीधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के चलते प्रकाश टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजर करके कहां पहुंच जाती है, आपके लक्ष्य तक पहुंच जाती है। और ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग केवल शरीर के अंदर देखने के लिए नहीं होता है, इसका उपयोग सर संचार में भी होता है। साथ ही साथ इसका उपयोग जो है वो जो आपका विद्युत सिग्नल होता है उसको प्रकाश सिग्नल में बदल करके एक जगह से दूसरी जगह भेजने में भी होता है। और मेरे मित्र इसी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग शरीर के अंदर लेजर किरणों को भेजने में भी किया जाता है। तो ये कुछ ऑप्टिकल फाइबर के यूज है, आप सभी ध्यान में रखिएगा। साथ ही अवतल लेंस और उत्तल लेंस का क्या यूज हो सकता है? आप कहेंगे सर अवतल लेंस निकट दूर दृष्टि को दूर करेगा और उत्तल लेंस जो है वो दूर दृष्टि दोष को दूर करेगा। प्रिज्म, आप कहेंगे प्रकाश किरणों को 7 रंग में तोड़ना होगा तो प्रिज्म का सहारा लेंगे। चलेंगे सर अगले सवाल की तरफ, देखिएगा क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी R के बीच संबंध क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी जब भी हम कूलम नियम की बात करते हैं, कूलम के नियम की बात करते हैं, कूलम्स लॉ की बात करते हैं, तो कूलम ने बताया था कि जब दो चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से क्या हो, एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो, तो इसके बीच जो लगने वाला बल होगा वो इस दोनों ही चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होगा और इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो भाई साहब आप ये कह सकते हो कि गुरुजी ये F इक्वल टू के इंटू, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर आएगा। इस के का वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर है। इप्सिलॉन नॉट क्या है? तो आप सभी कहेंगे निर्वात में विद्युतशीलता, और ये तो आप कहेंगे निर्वात या हवा में विद्युतशीलता। मेरे मित्र ध्यान दो, सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल और एफ उनके मध्य की दूरी के बीच क्या संबंध है? तो आप सभी कहेंगे कि सर बल जो है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखना कि ये जो नियम है इस नियम को क्या कहते हैं हम लोग? कूलम का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलम का नियम। और कूलम के नियम को आप ऐसे भी कह सकते हो F इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर। सिंपल, ग्रेविटेशनल का फॉर्मूला याद है, कूलम्स का फॉर्मूला अपने आप याद रहेगा, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है। उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता, उसकी गति नहीं बदलती, उसकी तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती। बस एक चीज ध्यान रखना, ध्वनि हो या प्रकाश, सर तरंग है और प्रकाश नेचर को प्रदर्शित करता है, तो एक में ये कण की तरह बिहेव करता है और दूसरे में तरंग की तरह। इतना तो कंफर्म है कि ध्वनि हो या प्रकाश क्या है, आप कहेंगे तरंग। तो मेरे मित्र याद रखना आप सभी क्या कि जब तरंग एक माध्यम से, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल एवं तरंग दैर्ध्य, चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती। ये बात आप सभी ध्यान में रखना। तो सवाल आपसे वही पूछ रहा है कि जब प्रकाश तो एक प्रकार का तरंग है दूसरे माध्यम में जाएगा, तो आप कहेंगे सर चाल और तरंग दैर्ध्य बदलेगी लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगी, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आता है? बिल्कुल नहीं, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है, बिल्कुल सही है। उसकी गति नहीं बदलती है, बिल्कुल बदलता है। उसकी तरंग दैर्ध्य नहीं बदलती है, बिल्कुल बदलता है। तो अब यहां पे क्वेश्चन पूछ देता जब ध्वनि दूसरे माध्यम के अंतर्गत जाता तो भी हमारा आंसर उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता। जब प्रकाश पूछ दिया है तो भी हमारा सेम आंसर है। बस हमको ये वाली बात ध्यान में रखना है, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, किंतु आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। चलेंगे सर अगले सवाल की तरफ। कह रहा है कि सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर है? तो मेरे मित्र जब भी आपको डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो, ठीक है, या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में जाना हो, तो बस एक फॉर्मूला याद रखना, C/5 इक्वल टू क्या होता है? F-32/9। अब यहाँ पे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो C/5 इक्वल टू F के जगह आप 5 रख दो, 5 - 32/9, ये 9C इक्वल टू 25 -5 दूना 10, 160 हो जाएगा।
और 9c इक्वल टू ये -135 और 15 नमा 135 होता है चला। तो अगर आप डिग्री सेल्सियस की बात करोगे तो ये कितना आ जाएगा, -15 डिग्री सेल्सियस। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही उत्तर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, c/5 इक्वल टू f-32/9, आसान हो जाएगा। देखो इस सवाल को कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं। अब चक्रण क्वांटम संख्या क्या है मेरे मित्र, पहला तो ये समझो कि ये क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर क्या होता है, आप सभी याद रखना कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा बताने वाली संख्या, इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा बताने वाली संख्या क्या कहलाती है, आप सभी ध्यान रखेंगे सर, क्वांटम नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वांटम नंबर कहलाता है। अब ये जो क्वांटम नंबर होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। क्वांटम नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। आप कहेंगे गुरुजी ये क्या होता है, मेरे मित्र जो मैंने नाम बताया है उस नाम को केवल याद रखना और मामला आपका सॉल्व हो जाएगा। ये देखो ये चारों आपके क्या हैं सर, क्वांटम नंबर हैं। ये चारों आपके क्या हैं, क्वांटम नंबर। और ध्यान देना कि आपके प्रत्येक सेशन का पीडीएफ आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस भरपूर तरीके से आपको दिया जा रहा है और जब तक इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपके पास नहीं रहेगा माइंड में सेट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को आज ही और अभी ही ज्वाइन कर लेंगे। देखो कि क्वांटम नंबर के बारे में मैंने क्या बताया कि सर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा बताने वाली संख्या है। अब जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, इसका पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 सो ऑन हो सकता है। अब मेरे मित्र दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ध्यान देंगे कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं और इसका वैल्यू 0 से n-1 तक होता है। 0 से कहां तक, n-1 तक। ठीक, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और याद रखना कि इसका वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक या शून्य भी हो सकता है। जबकि मेरे मित्र जो स्पिन क्वांटम नंबर है जिसकी चर्चा की गई है, जिसको चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर आर पॉसिबल, तो इसके केवल 2 वैल्यू होते हैं, +1/2 और -1/2। तो सवाल आपसे वही पूछ रहा है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, आप कहेंगे 2। अब अगर आपसे पूछ देता कि जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है इसके कितने मान संभव हैं, तो -1 +1 और 0 ये भी संभव है। एजीमुथल का आप कहेंगे सर 0 से लेकर के n-1 तक। तो ये चारों चीज आप ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के लिए अति उपयोगी है। अगला देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। याद रखना क्लोराइड यानी कि Cl2, यहां पे क्लोरीन कैसा होगा, Cl2। बात किसकी की जा रही है सर, MHPO4 की जा रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि ये जो HPO4 है इसको हम लोग हाइड्रोजन फॉस्फेट कहते हैं, हाइड्रोजन फॉस्फेट। और याद रखेंगे कि ये MHPO4 को हम लोग क्या कहेंगे, मेटालिक हाइड्रोजन फॉस्फेट। आप देख रहे हैं कि ये जो H4 है इसकी संयोजकता हम लोग कितना लेते हैं, क्योंकि सर ये 2- होता है तो इसकी संयोजकता 2 है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो HPO4 जुटा हुआ है ये इस मेटालिक तत्व के साथ जुड़ा होगा जिसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। क्योंकि मेरे मित्र फॉर्मूला तो तभी बनेगा जब दोनों के वैलेंसी का क्राइस क्रॉस होगा। तो इसकी वैलेंसी 2 है तो बैलेंस करने के लिए इसकी भी वैलेंसी क्या होगी, 2। अब मेरे मित्र क्लोराइड के साथ तभी कोई जुड़ेगा जब उसकी वैलेंसी 2 हो। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी MCl नहीं होगा, M2Cl3 नहीं, MCl3 नहीं, MCl2। सिंपल क्वेश्चन था, यहां पे केवल आपको यह देखना था कि ये जो HPO4 है इसकी संयोजकता कितनी है। जब इसकी संयोजकता 2 है तो इसकी भी संयोजकता 2 होगी और Cl2 के साथ 2 संयोजकता वाले ही तत्व जुड़ेंगे तो आप कहेंगे MCl2। क्या होगा, MCl2। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि एटम बम किस पर आधारित है, आप सभी कहते हो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। और मेरे मित्र जो हाइड्रोजन बम है जिसको H बॉम्ब भी बोलते हैं, ये किस पे आधारित है, आप सभी कहेंगे गुरुजी ये नाभिकीय संलयन पर आधारित, नाभिकीय संलयन पर। और सवाल वही है
हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? आप सभी कहेंगे नाभिकीय संलयन पर आधारित है। याद रखना, हाइड्रोजन बम की खोज किसने करा था? हाइड्रोजन बम की खोज किसने करा था? एडवर्ड टेलर नामक वैज्ञानिक ने। एडवर्ड टेलर। अब एक सवाल मैं आपसे होमवर्क के रूप में पूछ रहा हूं, आप हमें कमेंट करके यह बताना कि एटम बम की खोज किसने करा था। कमेंट करके आप सभी ये जरूर बताएंगे कि एटम बम की खोज किसने करा था। देखो इस सवाल को कह रहा है कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। ध्यान देना यहां पे कि ऑक्सीकरण अंक क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आप सभी कहते हैं कि सर जब भी कोई परमाणु किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ता है तो बॉन्ड बनाता है। इस बॉन्ड बनाने के दौरान वो तो या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करने की संख्या होती है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के रूप में देखते हैं। मेरे मित्र, ये जो आपका पूछ रहा है सवाल कि इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है, तो याद रखना कि फ्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होता है? -1। जबकि कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं तो सर -4 से +4 तक जाता है। अब ब्रोमीन की बात करते हैं तो सर -1 तो इसका भी होता है, लेकिन +1 भी होता है, +2 भी होता है। जबकि आयोडीन के साथ भी वही समस्या है। तो सर ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 आप सभी किसका कहेंगे? फ्लोरीन का होता है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान रखेंगे कि अगर आप में से कोई भी छात्र आगामी अपने परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे एनसीईआरटी साइंस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि ध्यान देना, आप साइंस कितना भी पढ़ लो लेकिन एनसीईआरटी 9-10 को लाइन बाय लाइन डिस्कस नहीं किया, आपका पूरा का पूरा पढ़ा हुआ फीका हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि जो चीजें अब आपके एग्जाम में आती है वो एनसीईआरटी बेस्ड आती है, उसके पीछे एनसीईआरटी का सर कंसेप्ट चलते रहता है। तो जब तक आप एनसीईआरटी 9-10 को बेहतर तरीके से नहीं पढ़ोगे मामला सेट नहीं हो पाएगा। तो अगर आप में से कोई भी सीरियस स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ करके एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th की साइंस बुक को लाइन बाय लाइन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत रहेगा द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में। इस बैच में हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। कंप्लीट थ्योरी और न्यूमेरिकल मिलेगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, सारी चीज मिलेंगे और चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ये बैच आपको द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर मिलेगा, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और बैच से संबंधित जानकारी आप इस दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। मेरे मित्र उम्मीद करेंगे कि आज का ये 15 क्वेश्चन आप सबों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। आपके लिए कैसा रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा। साथ ही उम्मीद करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।